नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कोनबल बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से तो वीडियो श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे अम्ल वर्षा की कि अम्ल वर्षा होती क्या है, फिर अम्ल वर्षा का आपका प्रभाव क्या पड़ता है और अम्ल अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो अम्ल वर्षा जो बेसिकली होती है वो होती है जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें जब जल जल में मिलकर क्रमशः आपका ये HNO3 और H2SO4 बनाती हैं, तो यही बेसिकली आपका अम्ल वर्षा का कारण होती हैं। तो अम्ल वर्षा में कुल आपका 60 से 70% SO2 के कारण होती है और आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये भी आपका ये जल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। तो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो HNO3 बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो आपका H2SO4 बनाती है। और ये दोनों जो लिक्विड होते हैं वही आपका बेसिकली आपके अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। अम्ल वर्षा के यही कारक होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि अम्ल वर्षा का क्या क्या प्रभाव होता है। तो अम्ल वर्षा का जो प्रभाव होता है वह पेड़ पौधों पे प्रभाव होता है, उसके बाद जीव जंतुओं पर प्रभाव होता है और आपका पदार्थों पर भी प्रभाव होता है। तो पेड़ पौधों पर प्रभाव इस तरह का होता है कि बहुत से जो आपके नाजुक से पेड़ पौधे होते हैं, खासकर एल्गी वगैरह होते हैं, वह बहुत ही नाजुक होते हैं। तो वो एक विशेष प्रकार की वर्षा या विशेष प्रकार के पीएच वाले जल के लिए ही अपने आप को सही रखते हैं। तो जब वहाँ पर अम्ल वर्षा के कारण अगर जल का पीएच मान चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या होता है कि वो उनके लिए बहुत ही आपका नुकसानदायक होता है या नुकसान करता है। तो ये अम्ल वर्षा का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर जो जीव जंतु, तो बहुत से जो जीव जंतु होते हैं वह 4 पीएच से पीएच से कम की मात्रा एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत से जो जीव जंतु होते हैं। तो जब इतना कम पीएच होता है या अम्ल वर्षा जो होती है तो वो छोटे छोटे जीव जंतुओं और बहुत से जीव जंतुओं को क्या होते हैं, नुकसान पहुंच जाता है। इनकी वजह से उसमें चर्म रोग हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। और अब देखते हैं आपका पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो पदार्थों पर भी बहुत ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचाती है। तो पदार्थों पर देखिए, जैसे कि लोहे के सतह पर जो आपका हो जाता है नीले रंग का फेरस सल्फेट बन जाता है, कापर की सतह पर आपका कापर सल्फेट हरा रंग का बन जाता है, एल्युमिनियम की सतह पर सफ़ेद रंग का आपका एल्युमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और जो आपका अम्ल वर्षा होती है इसके कारण जो कागज़ और चर्म उत्पाद होते हैं इनका भी जो आपका रंग होता है अथवा जो कलर होता है उसको क्या करता है कि यह उड़ा देता है। इस प्रकार जो आपका अम्ल वर्षा होता है वह काफ़ी आपका नुकसानदायक होता है। अब अम्ल वर्षा के बाद हम देखते हैं कि वनों की कटाई अथवा निवनीकरण, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो वनों की कटाई आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी ईंधन की आवश्यकता या अपने भोजन की आवश्यकता के लिए वनों की कटाई बहुत आवश्यक होती है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा जो वनों की कटाई हो रही है वह हो रही है आपका लोगों के मकान बनाने के लिए या आपका खेती वगैरह के लिए और सड़कें वगैरह इत्यादि के निर्माण के लिए जो आजकल वनों की जो कटाई है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी हो रही है। तो जो आपको बांधों के निर्माण के लिए भी आपका वनों की ही कटाई हो रही है। तो जो वनों की कटाई होते हैं इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आपके प्रमुख कारण हैं वह निम्न है। पहला है आपका कृषि विस्तार, फिर उसके बाद दूसरा है आपका मानव गतिविधियाँ जिसमें कि आपकी आ जाती है खनन, सिंचाई, फिर उसके बाद वनों की आग, फिर वनों का अत्यधिक व्यावसायिक उपयोग, फिर आ जाता है आपका वनों की वजह से बाघों बांधों की वजह से
आपका वन क्षेत्रों का घटना, फिर उसके बाद मानव और मवेशियों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, फिर कोई भी शहरीकरण, और फिर पहाड़ों पर आपका सड़कों का निर्माण। तो कृषि विस्तार में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मानव अपने भोजन की आवश्यकता के लिए वनों पर भी निर्भर है, तो विभिन्न प्रकार की जो पेड़ भोजन की आवश्यकताओं के लिए ये वनों का आपका क्या कर रहा है, अत्यधिक आपका दोहन करता जा रहा है, क्योंकि अब अधिक से अधिक शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जो आपकी बढ़ी हुई जनसंख्या है उनका भोजन प्राप्ति इत्यादि के लिए आपको कहीं न कहीं से खेती की जो ज़मीन है उसको आपको बढ़ानी पड़ेगी, और लोगों को अगर कहीं और ज़मीन नहीं मिल रही है तो वह प्रायः वनों को ही काट कर उसको कृषि योग्य भूमि बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो वन का क्षेत्रफल है वह दिन प्रतिदिन आपका सिकुड़ता चला जा रहा है। अगर आइडियल रूप से देखा जाए या अगर आदर्श रूप से देखा जाए तो किसी भी जो भी आपकी जगह है या कोई भी आपका ज़मीन है वहाँ पे करीब करीब जो आपका वन आच्छादन 21% होना चाहिए, लेकिन भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे वन आच्छादन 21% हो। अगर सबसे ज़्यादा अगर वन आच्छादन की बात किया जाए तो वो आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भी 12 या 13% है। बहुत से ये आपके यूपी की अगर बात करें तो बहुत से ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे आपका 5% भी वनों का आच्छादन नहीं है। फिर दूसरा हो जाता है आपकी मानव गतिविधियाँ। तो मानव गतिविधियाँ में जैसे कि खनन, तो बहुत से जो आपके जंगल होते हैं उसमें से विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को निकालने के लिए आपका उसको खनन करना पड़ता है। तो खनन के लिए भी जो हमारा जो वन है वह आपका उसको काटना पड़ता है, तो वनों की कटाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वन भी काटने उसके लिए पड़ जाते हैं, क्योंकि खनन आपका के लिए वनों को काटना ज़रूरी ही पड़ जाता है। फिर आपका आ जाता है बाँध। तो बहुत सी जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उसके लिए भी हमको बाँधों को काटना ज़रूरी पड़ जाता है। तो अगर बाँध बनाने हैं तो उसके लिए भी आपका जो आपका बहुत से जो आपका वन क्षेत्र होता है वो आपका जलमग्न हो जाता है। तो बाँधों के वजह से या बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के वजह से भी जो हमारा ये है वन क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। फिर उसके बाद मानव और मवेशियों की जनसंख्या में वृद्धि। तो जो भी आपके जंगल के किनारे या वनों के किनारे जो भी आपके मनुष्य रह रहे हैं, धीरे धीरे अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं या जो अपना क्षेत्रफल होता है वो जंगल की तरफ बढ़ाने लगते हैं, और वहाँ पे जो अपने गांव के किनारे या जो भी कस्बे के किनारे के जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटते रहते हैं, और जंगल का आकार छोटा होता जा रहा है, और जो मानव बस्तियां हैं उनका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये भी कारण होता है कि आपका ये वनों का कमी होती जा रही है। फिर आपका अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद शहरीकरण भी जो एक कारण है, क्योंकि शहर में भी अब ज़मीन बची नहीं है, तो धीरे धीरे जो भी पेड़ पौधे और जंगल हैं उनको काट काट के लोगों को बसाया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आपका जो ये वन है उनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। और कभी कभी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी वनों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वहाँ पे सड़क का निर्माण या अन्य कार्यों के लिए भी हमको वनों को काटना पड़ता है। अब ये देखते हैं कि हम वनों की आपकी जो भी ये है इससे क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो वनों की कटाई की वजह से जो मृदा जल स्तर होता है वो नीचे हो जाता है। फिर जो चारागाह होता है उसकी कमी हो जाती है। फिर ईंधन की भी कमी हो जाती है। फिर इमारती जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें कमी हो जाती है। फिर अगर जंगल नहीं रहते हैं तो हमारी जैव विविधता में कमी आ जाती है। फिर आपका जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सारी की सारी आपकी नष्ट हो जाती है। और जो जंगल होता है वो आपके आर्द्रता भी मेंटेन रखता है, यानी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन जब जंगल की मात्रा कम हो जाती है तो वो आपका आर्द्रता भी कम हो जाती है। फिर आपका जो मरुस्थल का जो विकास होता है वह होने लगता है। CO2 की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और मृदा अपरदन में भी आपका अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। और फिर प्राकृतिक दशाओं में भी बहुत ढेर सारे परिवर्तन होने लगते हैं।
इस प्रकार ये सब जितनी भी आपकी हानियाँ हैं वो वनों के कटने की वजह से आपकी हानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम ये वनों की अधिक से अधिक सुरक्षा करें, ताकि हमारा जो भी प्रकृति रहे वो सुरक्षित रहे और हमारे और प्रकृति के बीच में एक आपका जो आदर्श संतुलन है वो आपका बना रहे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।